हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा नॉवेल जिसका नाम है वो हस्ती चली गई। ये बहुत दिलचस्प और मज़ेदार स्टोरी है, लाजमी सुनिएगा। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं सुने हैं तो मैंने अपने चैनल पर नॉवेल पार्ट बनाकर डाल दिए ताकि आपको सुनने में आसानी रहे। अब जल्दी से नॉवेल स्टार्ट करते हैं। वो अगर ज़िद्दी था तो वो भी कम ज़िद्दी नहीं थी। अच्छी खासी डांट तो खा ली मगर अलमारी में रखे नॉवेल की हवा भी नहीं लगने दी। वो उसकी क्लास लेकर बाहर निकल गया था और वो अपनी कामयाबी पर सरशार पेप्सी का टिन फ्रीज से निकालकर सहन में चली आई। नानू अपने वजीफ़ों में मशगूल हो चुकी थी। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, उसने बंद करने की जहमत भी गवारा नहीं की और वहीं तख्त पर लेटकर मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसी वक्त रोहेल चला आया। रोहेल आंटी का भांजा था और उनकी गली में ही रहता था। उनका बचपन साथ ही गुजरा था। मोहतरमा, दरवाज़ा बंद करने की जहमत भी गवारा कर लिया करें, ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। उसने आते ही उसे डांटा। ज़माने से ख़राब तो तुम हो जो अंदर चले आए। उसने टिन में बची पेप्सी उसकी तरफ बढ़ाई। ये आखिरी टिन था, कुछ देर पहले आ जाते तो पूरा मिल जाता। फ़िलहाल मैं तुम्हारी मेज़बानी के मूड में नहीं हूँ, इसलिए इसी पर गुजारा करो। नेक काम के लिए तुम्हारा मूड कभी नहीं बनता। ये बताओ, रफ़ी भाई का मूड ख़राब क्यों था? यकीनन तुमने कोई हरकत की होगी। उसने हाथ से टिन लेकर एक सांस में चढ़ाकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। जब पता है तो क्यों पूछ रहे हो? एनीवे, तुमने उन्हें किधर जाते देखा है? मेरा मतलब है, एकेडमी जा रहे थे या कर्नल दुरानी के घर? रुख तो कर्नल दुरानी की तरफ ही था। एकेडमी तो लेफ़्ट साइड पर है ना। एक्सक्यूज़ करने गए होंगे। वो जल ही तो गई थी। क्यों मुँह ही मुँह में बद्दुआएँ दे रही हो? नानी कहाँ है? नमाज़ पढ़ रही होंगी। और सुनाओ, इल्मास की तरफ गए थे? हाँ, कल गया था। खालू जान शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। खाला बता रही थी कि वो सऊदी अरब जाने से पहले उसके हाथ पीले करना चाह रहे हैं। अभी तो उसने बीए भी नहीं किया। वो तो बहुत खुश है, पढ़ाई से जान छूटेगी। हाँ, वैसे है तो धक्का स्टार्ट ही। वो हंसी थी। और तुम कब हाथ पीले कर रहे हो? हाथ पीले करने वाली मिले तो। उसने गहरी नज़र से आम से कॉटन के सूट पहने खास नज़र आने वाली नगमा को देखा, जो लापरवाही से मैगज़ीन देखने में लगी थी। जो अच्छी लगती है वो पहले से ही बुक होती है। उसके लहजे में हसरत थी। ये तो बड़ा मसला है। बीए के बाद एमए भी कर लेते तो शायद हाथ पीले हो जाते। अब तो शायद ही होंगे। और क्या होना है। वैसे मैं एक दोस्त के साथ मिलकर एडवर्टाइजिंग कंपनी खोल रहा हूँ और पहली मॉडल तुम होगी। मंजूर? कितना पेमेंट करोगे? उसने खिलखिलाकर पूछा। जितना चाहो। तभी डोरबेल बजी। देखना कौन है, नगमा ने कहा। घर तुम्हारा है या मेरा? वो उसे घूरता हुआ उठा। फ़िलहाल तो मेरा ही है। दरवाजे पर रफ़ी था। नगमा दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। रफ़ी उस पर एक नज़र डालता अंदर आया। रोहेल दरवाज़ा बंद करने लगा। अपना दुपट्टा सही करो। वो उसके पास आकर धीरे से घुर्राया और मैगज़ीन छीनता अंदर चला गया। रोमिया अक्सर अहमद हाउस चली आती। वो जितना उससे चिढ़ती थी वो उतना ही आने लगी। पहले पहले तो वो जल कुड़ कर ही सब्र कर लेती, मगर फिर उसने एक नया तरीका आजमाया था। वो बीए फाइनल की स्टूडेंट थी। उसके एग्ज़ाम भी करीब थे। ये सोचकर उसने इकोनॉमिक्स में मदद के लिए रोहेल की खिदमत हासिल की, क्योंकि वो जानती थी रफ़ी रोहेल को पसंद नहीं करता था। वक्त भी उसने वही रखा जिस वक्त रोमिया आती थी। रफ़ी को उसके इस कदम से हैरत हुई थी, क्योंकि उसका तालीमी रिकॉर्ड बिना ट्यूशन के भी बहुत शानदार था। आज इतवार की वजह से दोनों घर पर ही थे। तुम्हारे एग्ज़ाम कब हो रहे हैं? कई दिनों की उलझन को वो आज सुलझाना चाह रहा था। अगले माह। तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? आपको फुर्सत ही कहाँ है? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। रोहेल तो साइंस का स्टूडेंट है ना। इंटर तक बीए उसने आर्ट से किया है। साइंस साइड चल नहीं पाई उससे। फिर भी तुमने उससे ट्यूशन ले ली? वजह पूछ सकता हूँ? उसके सामने बैठते हुए उसने उसके हाथ से इकोनॉमिक्स की किताब ले ली। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली। उसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है। तुम्हें इकोनॉमिक्स बिल्कुल मुश्किल लगती है? तो मैं पढ़ा दिया करूँगा। मैं टाइम यही रखूँगी, 5 से 6 बजे। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। रफ़ी ने उसे चौंक कर देखा। ओके। वो किताब मेज़ पर डालता हुआ उठ गया। नगमा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी चाल कामयाब रही थी, मगर उसकी ये महज खुशफहमी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में रोमिया भी अपना वक्त बदल चुकी थी और वो जलने कुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। और अभी डेट शीट आए 2 दिन ही हुए थे जब अचानक नानू की तबीयत बिगड़ गई।
जब तक नानू की तबीयत नहीं संभली उसने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थीं। गुड़िया ज़रा ज़ब्त रखो, ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है दुनिया में। यूँ छोटी छोटी बातों पर ज़ब्त छोड़ दोगी तो कैसे सामना करोगी ज़िंदगी की तलखियों का, रफ़ी ने उसे समझाया था। ये छोटी सी बात है। उसका लहजा भारी हो रहा था। नहीं मगर दादी अब तो ठीक हैं, मगर तुम अब भी रो रही हो। पता नहीं क्यों मुझे मौत से बहुत डर लगता है रफ़ी, वो खोए खोए से अंदाज में बोली। उसे झटका सा लगा। वो चौंक कर उसे देखने लगा, मगर वो उससे लापरवाह थी। मौत कितनी खौफनाक होती है, कितनी चुपके से चली आती है, खबर भी नहीं होने देती। बाबा और अम्मी भी यूं ही अचानक खामोशी से चले गए थे हमें छोड़कर। कितने साल तक मैं उनके आने का इंतज़ार करती रही, मगर वो आए ही नहीं। समझ आने पर पता चला अब वो कभी नहीं आएंगे। बस अब नानू ही रह गई हैं हमारे पास, हमारा आखिरी सहारा। आंसू उसके गालों पर फैल रहे थे। रफ़ी दुख से भर गया। इतनी मायूसी की बातें मत करो, दादी शायद कुछ देर बाद जाग जाएं, तब तक तुम सूप बना लाओ। नगमा उठ गई। जब वो सूप लेकर आ रही थी तो अपना नाम सुनकर दरवाजे के बाहर ही रुक गई। नानू जाग गई थी और रफ़ी से बात कर रही थी। आपकी बात ठीक है दादी, मगर नगमा अभी छोटी है, इतनी कम उम्र में ये सब ठीक नहीं होगा, रफ़ी कह रहा था। अब इतनी भी छोटी नहीं है, फिर जब सर पर पड़ेगी तो सब समझ जाएगी। मेरी बीमारी ने तो मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मैं नगमा को अपनी आंखों के सामने दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। पियाला उसके हाथों में कपकपाने लगा था। बस मैं सादा तरीके से ये शादी करना चाहती हूँ, मगर दादी अभी तो मैं प्लीज़, इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है? रफ़ी क्या बात है, तुम टाल मटोल क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नगमा से शादी नहीं करना चाहते? नानू के लहजे में अंदेशे थे। मैंने कहा ना नानू। आगे की बात उसे पता थी। वो अंदर चली आई। आंखें धुंधलाने लगी थी। प्याला रखकर वो फौरन ही बाहर चली आई। मौत वाकई बेरहम होती है, बगैर किसी आहट के आ जाती है, खबर तक नहीं होने देती। इतने दिनों के बाद जब उसे लगने लगा कि नानू की ज़िंदगी मौत को हराने में कामयाब हो गई है, तो शायद इस बार मौत ने पीछे से वार किया। वो कुछ ना कर सकी। नानू उसके आंसू अपने सीने में समेट कर सो गई, तो हमेशा के लिए सो गई। उसे जब होश आया और उसने रफ़ी की लाल आंखों को देखा, फिर पलटकर औरतों को देखने लगी। रफ़ी, नानू। उसने रफ़ी का गरेबान खींचकर, वो होठ काटते हुए उसे बेबसी से देख रहा था। रफ़ी, बोलते क्यों नहीं आप? नानू को क्या हुआ है? सब आ गए थे इतने बरसों के बाद, और इतने बरसों के बाद फिर यकीनन नहीं करना चाहती थी, मगर वो अब बच्ची नहीं रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो सिसक रही थी और उसी वक्त उसने एक अजनबी मगर बेहद बावकार शख्सियत को अपने सामने देखा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। ये कौन था जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से वहाँ चला आया था? वो अब रफ़ी को गले लगाकर उसे तसल्लियाँ दे रहा था। फिर उसने उसकी तरफ देखा और पास आकर उसके सर पर अपना भारी हाथ रख दिया। हौसला रखो बेटा। आप कौन? उसके मुंह से निकल गया। अरसलान काज़मी। नाम बताते हुए वो खुद भी नादिम हो गए थे और वो उसे सकते में रह गई थी। अरसलान काज़मी। वो उन्हें गौर से देखने लगी। वो नाम जो पिछले 19 साल से मेरी निशानदेही कर रहा था, मगर मैंने कभी उस नाम से कोई लगाव महसूस नहीं किया था। क्या आप वाकई अरसलान काज़मी हैं, मेरे बाप? हैरत है, इतने सालों के बाद आपको कैसे याद आ गया कि आपकी कोई बेटी भी है? गुड़िया, ये तुम्हारे? रफ़ी उसकी हालत देखकर उसके पास आकर बोला। पापा हैं। आई नो, पापा ऐसे ही होते हैं। वो उन्हें तल्खी से देखते हुए बोली। इन्हें किसने खबर दी? नानू तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, फिर आपने उन्हें उनकी मौत पर क्यों बुलाया है? इकट्ठे आ जाते मेरे मरने पर। प्लीज़ बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत सी शिकायतें होंगी मुझसे, मगर ये वक्त इसका नहीं है। अरसलान ने कहा। ठीक कहा आपने, शिकायतें शिकवे तो खैर मैं आपसे करूँगी नहीं, क्योंकि शिकायत या शिकवे तो वहाँ किए जाते हैं जहाँ मोहब्बत हो, जबकि मैंने हमेशा आपसे नफ़रत की है। मैं इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स को अपना बाप समझती हूँ, वो हैं वक़ार अहमद। आपसे तो नहीं नाम का रिश्ता है, दिल का रिश्ता तो उन्हीं से है। खैर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आप चले जाएं। 19 साल भी आपके बिना ही गुजारे हैं। गुड़िया, इन्हें दादी ने बुलाया है। ये परसों आने वाले थे, मगर अचानक दादी की डेथ हो गई, इन्हें आज ही आना पड़ा। रफ़ी बोला। नानू ने? मगर क्यों?
उसे हैरत हुई। उन्होंने मुझे ख़त लिखा था, मैं 19 साल तक बाप का रिश्ता नहीं निभा पाया तो तुमसे, मगर वो चाहती थी कि मैं, उन्होंने इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। वो कहकर वहाँ से चली गई। रफ़ी नादिम से अरसलान को सफाइयाँ देने लगा। अरसलान उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर वो सह तैयार नहीं हुई। 3 दिन ही तो हुए नानी की मौत को, वो इतनी जल्दी कैसे उस मानूस फजाओ वाले आंगन से रिश्ता तोड़ लेती जिससे वो 19 साल तक जुड़ी हुई थी। रफ़ी भी चाहता था कि वो अपने पापा के साथ चली जाए। वो उससे भी नाराज़ हो गई थी। बेमुरब्बत तो आप हमेशा के हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी आपकी जान नहीं बख्शने वाली। इस घर से जितना ताल्लुक़ आपका है उतना ही मेरा। आपने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अरसलान काज़मी से कह दे वो तशरीफ़ ले जाए, मैं इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाने वालों में से नहीं हूँ। उसके कहने पर रफ़ी होठ भींच कर रह गया। इतनी बड़ी हो गई हो तुम और अकल नाम को भी नहीं है। कल रुबीना आंटी और ज़ियाद मामू भी चले जाएंगे, क्या तुम अकेली रहोगी यहाँ? अकेली क्यों, आप भी तो होंगे। वो कहकर अपने कमरे में घुस गई। उफ़, कितनी पागल लड़की से वास्ता पड़ गया है। काश दादी आप इतनी जल्दी ना जाती। वो थका सा ड्राइंग रूम में चला गया। स्लान जाने के लिए तैयार बैठे थे। आई एम सॉरी अंकल। वो इस वक्त जहनी तौर पर अपसेट है। वो दादी के बहुत करीब थी। ठीक है, अरसलान धीरे से मुस्कुराए, फिर उसके कमरे में चले आए। नगमा बेटा, शायद इतने सालों के फासले कुछ लम्हों में नहीं ख़त्म हो सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बीते वक्त को तो वापस नहीं लाया जा सकता। तुम मौका देती तो मैं अपनी गलतियों की तलाफ़ी कर लेता। खैर, मेरे घर और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम किसी भी वक्त अपने घर आ सकती हो, मैं इंतज़ार करूँगा। उन्होंने झुककर उसके माथे को चूमा। जब तक देखा ना था कोई लगाव ना था, मगर अब वो उन्हें अपने दिल में छुपा लेना चाहते थे। अपना ख्याल रखना कहकर वो निकल गए। नगमा जो बुत बनी बैठी थी, मुँह हाथों में छुपाकर रो पड़ी। आपने ठीक कहा था पापा, बीते वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। मैं 19 साल में सिर्फ 11 साल का हिसाब मांगूंगी आपसे। मेरे बाप जब तक जिंदा थे मुझे कभी बाप की कमी महसूस नहीं हुई, मगर उसके बाद मैंने बाप के होते हुए भी यतीमों की ज़िंदगी गुजारी है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मरहूमियों के साथ, आप उनकी तलाफ़ी कैसे कर पाएंगे पापा, कैसे कर पाएंगे? आप अपने कीमती मशवरे अपने पास रखें और मुझे सुकून से पेपर देने दें। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप कभी आंटी के घर चली जाओ, कभी पड़ोस की आंटी के पास चली जाओ। आखिर मसला क्या है? क्यों आप मुझे घर से निकाल देना चाहते हैं? किताब पटक कर वो तेज़ी से उठी थी। मेरा सबसे बड़ा मसला तुम हो। वो झुंझला गया था। अजीब लड़की थी, सीधी सादी बात समझ में नहीं आती। क्या मैं और आपके लिए मसला हूँ? अब मैं आपके लिए मसला बन गई? नानू की मौत का इंतज़ार कर रहे थे आप, उनके जाते ही मुझे घर से निकालने की सोचने लगे। उसे रोना आ गया। फॉर गॉड सेक गुड़िया, तुम आखिर मत कहें मुझे गुड़िया। मैं 19 साल की हूँ और मेरा नाम नगमा काज़मी है। वो तड़क कर बोली थी। मैं सारा मसला 19 सालों का ही तो है। आज भी 8 साल की होती तो वो गड़बड़ा गया था। इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, क्या फ़ायदा तुम्हारे बाप की इतनी बड़ी जायदाद का? यहाँ तो उनसे ज़बरदस्ती अपना हक वसूलना चाहिए, मगर तुम तो नाराज़ होकर बैठ गई हो। ओहो, अब समझी, आप इसलिए मुझे यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। मैं आपको इतना लालची नहीं समझती थी। मेरे पापा की दौलत पर आपकी नज़र है, मुझे सीढ़ी बनाना चाहते हैं, यही बात है ना? तुम कुछ भी समझो मेरी बला से। वो बहुत बेजार नज़र आ रहा था। माइंड इट रफ़ी, मैं शक्ल से ज़रूर बेवकूफ़ नज़र आती हूँ, मगर हूँ नहीं। मेरे पापा कुछ भी हों, जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ मैं कदम भी नहीं रखना पसंद करती। तुम शक्ल से ही नहीं, अक्ल में भी माशाल्लाह हो, इसलिए कह रहा हूँ कुछ अपने पापा की कमाई को भी हलाल करो। मैं ही सारी उम्र तुम्हारे खर्चे नहीं उठाता रहूँगा। क्या ठेका ले रखा है मैंने तुम्हारा? आप मुझे बोझ समझते हैं? वो रूंधे गले से बोली। और नहीं तो क्या, एक मुसीबत ही तो हो, बिला वजह की टेंशन। समझाए जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। वो जलकर बोला। बस तुम मेरी जान छोड़ो, मेहरबानी होगी। नहीं छोड़ूंगी। उस रोमिया से तो 1000 दर्जा अच्छी हूँ मैं। वो कोई मुसीबत नहीं लगती, उससे बड़े खुश रहते हैं। इतनी ही पसंद है तो उससे शादी कर लें, मेरा मसला भी हल हो जाएगा। शट अप। उसका हाथ उठ गया था। आपने मुझे थप्पड़ मारा। वो रोती हुई अंदर भागी और वो अपनी जगह शर्मिंदा सा खड़ा रह गया। ज़िंदगी में पहली बार उस पर किसी ने हाथ उठाया था। वो बेतहाशा रो रही थी। ये थप्पड़ गाल
की बजाय उसके दिल पर लगा था। उसका दिल फटने लगा, सारे दुख हरे हो गए थे, उसकी सिसकियाँ तेज हो गई थी। वो उसका दुख बांटना चाहता था मगर हिम्मत ना पड़ी। वो रोते रोते सो गई थी और सारी रात सिगरेटें फूंकता पछतावे की आग में जलता रहा था। वो दफ्तर से वापस आया तो नगमा के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो घबराकर उसके दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे का आवाज़ का जवाब न मिलने पर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला था। कमरे में हर चीज़ मौजूद थी मगर नगमा नहीं थी। नगमा, वो घबराकर उसे घर में तलाशने लगा मगर अलमारी खोलने पर पता चला उसके कपड़े गायब थे और किताबें भी गायब थीं। वो धक्का सा बेड पर गिर गया। नगमा के बालों की मानूस खुशबू तकिए में बसी थी। तकिए के नीचे एक कागज़ रखा था। उसे उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। नगमा ने लिखा था, बहुत खुशी होगी आपको ये पढ़कर कि मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ।